हिंद दोस्तों। देखिए, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम भारत की कृषि के बारे में जो टॉपिक है वो कवर करेंगे कि भारत में जो कृषि होती है वो कैसे कैसे होती है और किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारे जितने भी आज कृषि से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी लिख के देता हूँ गाइज कि कृषि पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी वीडियो से बनेगा। ये मेरी गारंटी है फुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी किए। और गाइज बस एक ही बात आपसे कहनी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए। वहाँ पर आपका उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी गाइज बना हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में कृषि। तो आप सभी को पता है, देखिए भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि पर, मतलब अगर पूरे भारत में अगर 100% कृषि होती है तो उसमें से 100% अगर लोग हैं, जनसंख्या है, तो उस 100% जनसंख्या में से 51% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। मतलब उनकी जो आजीविका सोर्स है वो केवल कृषि है। 4% भूभाग पर चारागाह, यानी कि जो हमारे पशु होते हैं उनके चरने के लिए, उनके खाने के लिए जो हम चारा उगाते हैं वो 4% भूमि पर अधिकृत है। लगभग 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि पर बंजर या बिना उपयोग के वो पड़ी हुई है। तो ये लगभग 100% हमारा रेशियो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है। तो आप सभी को पता है जो कृषि आती है वो राज्य सूची का विषय होती है। तो इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित गाइस जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है, यानी कि जो एनएफसी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा जो एनएफसी है, एनएफसी ने 2006 को ये सिफारिश प्रस्तुत की थी संसद के अंदर कि जो कृषि है उसको राज्य सूची से हटाया जाए और संवर्ती सूची में उसको लेके आया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय कृषक आयोग ने ये सिफारिश रखी थी। देख लेते हैं, कृषि राज्य सूची का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा। आपको इसमें गाइस 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 51% जो भाग है उस पर कृषि होती है और जो मेरा कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं, जो उनके धंधे भी, उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। जो 48.9% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अच्छा, 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है जीडीपी। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें जो इस योगदान था कृषि का वो 13.9% था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13.9% जो था वो यहाँ पे इसका योगदान था, कृषि का योगदान था जीडीपी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए जो मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे ही आप सभी को पता है, क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य खाद्य फसल जो है वो कौन सी है, मतलब जो मोस्टली खाद्य फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो कौन सी फसल यहाँ पे हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो सबसे ज़्यादा खाद्य फसल है वो है चावल। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती होती है, यानी कि जो 51% भाग है, 51% के भी 47% भाग में चावल की खेती होती है और भारत में मुख्य ये खाद्य फसल हो जाती है। ठीक है, भारत विश्व का 21.7% चावल जो है वो उत्पादित करता है। ठीक है, तो चावल भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर देखिए अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो जाता है। तो आप सभी को पता है हम गेहूं उत्पादन में भी काफ़ी अग्रणी देश हैं। तो गाइज यहाँ पर आप सभी को पता है जो भारत है ना वो विश्व में
गेहूं उत्पादन करने में सबसे पहले तो चीन जो है वो पहले स्थान पर आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादित करता है। तो आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हो कि कितने प्रतिशत है, कि 12% गेहूं जो है वो भारत उत्पादित करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की जाती है, ठीक है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर आता है। तो अगर गेहूं की बात अगर पूछी जाएगी तो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है। जबकि अगर प्रति हेक्टेयर के अनुसार बात करते हैं कि ज़मीन कम और गेहूं ज़्यादा, तो वो पंजाब का स्थान यहाँ पे सबसे आगे स्थान पर आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी, उत्तर प्रदेश का स्थान है, लेकिन अगर हेक्टेयर के अनुसार बात करते हैं तो पंजाब का स्थान पहले स्थान पर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध, यानी कि जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस कृषि पर पड़ा था। तो गाइज आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पर जो गेहूं है ना, इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ा था, ठीक है। हरित क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से ग्रो हुई थी वो यहाँ पर कृषि हुई थी, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, कि गेहूँ इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चावल और गेहूं में भी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो किस फसल में हुई थी, तो गेहूं में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है मित्रों, वो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको बता देता हूँ इसकी व्याख्या के बारे में। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई थी, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 के बीच में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अनाज उत्पादन किया जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा निवेश किया जाएगा और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार इसमें हुआ था बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में कौन से स्थान पर है। तो उर्वरक की बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो भारत जो है वो उर्वरक उत्पादन में, आप सभी को यहाँ पे पता होगा, वो विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर हो जाता है। भारत में जो है वो पोटेशियम पूरी तरीके से हम उसको आयात करते हैं, भारत पोटेशियम बिल्कुल नहीं उगाता है, ठीक है। अच्छा सर, आप पूछोगे सर फिर उर्वरक हम करते क्या है, तो देखिए नाइट्रोजन जो होती है उसको हम 94% भारत में उगाते हैं, केवल 6% ही बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन के अलावा हम यहाँ पे फास्फेट है, ठीक है, यानी कि फास्फोरस है, वो भी भारत में ही हम उसको पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा पोटेशियम है उसको हम पैदा नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो देखिए नारियल की अगर जैसी बात आती है तो नारियल है गाइस पहले स्थान पर भारत आ जाता है नारियल उत्पादन में, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, पहला इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए जो नारियल होता है ना, वो नारियल होता है समुद्र के पानी में, मतलब उसको समुद्र का पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए जो नारियल है ना वो कहाँ पे होता है, भारत के, जो मेरी भारत की साउथ इंडियन वाला भाग है ना, यहाँ पर इसके किनारे पर नारियल के पेड़ होते हैं। तो इसलिए भारत जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करने वाला देश है। नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। नारियल के साथ साथ भारत में आम, केला, चीकू, खट्टा वाला नींबू, काजू, काली मिर्ची, अदरक, हल्दी में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। फलों में एवं सब्जियों में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान जो विश्व में दूसरा है और पहले स्थान पर चीन यहाँ पे हो जाता है। देखिए चीन हर जगह बाजी मार के बैठा है गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइज, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो जाता है। तो देखिए तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू में भारत जो है वो कौन से स्थान पर यहाँ पे हो जाता है, तीसरे स्थान पर हो जाता है उत्पादन में, ठीक है। उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। देखिए विश्व में
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है वो चीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यही करता है और सबसे ज़्यादा खाता भी यही है चीन। ठीक है, भारत जो है उत्पादन में तीसरे स्थान पर हो जाता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को हम क्यूरिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्यूरिंग। जब हम तंबाकू की पत्तियों को गीली गीली तोड़ के लाते हैं और जब उसको सुखा देते हैं तो उसको प्रक्रिया को बोलते हैं क्यूरिंग। ठीक है, जिससे पत्तियों में ये मानचित्र नहीं है, वांछित है, वांछित रंग और गंध आदि गुणों का विकास हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो चाय की पत्तियों में आप सभी को पता है यहाँ पर कैफीन भी होता है और टैनिन भी होता है, तो पहले ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो चाय की जो पत्तियां होती हैं उसमें मोस्टली हमारा कैफीन और टैनिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा डेट, 1840 में चाय की खेती भारत में प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है ना वो अरेबिका होता है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, कहवा जो होता है ना सबसे उच्च कोटि का जो कहवा कहा जाता है वो अरेबिका को कहा जाता है। इसके दो और टाइप है, एक रोबस्ता है एक लेबेरिका है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इसका उच्च कोटि का जो नंबर 1 का कहवा होता है उसको बोलते हैं अरेबिका। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोच रहा था कि इसका भी क्वेश्चन बना दूं, लेकिन बनाया नहीं। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपने सुना होगा ना, मीठी सुपारी, ये वाली सुपारी, वो सुपारी, तो सबसे ज़्यादा जो सुपारियाँ होती हैं वो कर्नाटक राज्य में होती हैं। अरहर जो होता है उसको मैं लाल चना भी बोलता हूँ, और यहाँ पर पिजन पी, देखिए इसका दो नाम है, अरहर को लाल चना और पिजन पी दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरहर को लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रबी की, अब देखिए फसलों से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो आप सभी को पता है गाइस, जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल में गेहूं होती है, और गेहूं कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रबी की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, मतलब ओवरऑल 5 से 6 महीने का टाइम इसको दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं? तो देखिए गेहूं आती है, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि, ये सब क्या है? ये रबी की फसल कही जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो गाइस जैसे ही मेरी रबी की फसल कटती है उसके जस्ट बाद ही खरीफ की फसल को बो दिया जाता है। मतलब अगर ये मेरी मार्च अप्रैल में कटती हैं तो जून जुलाई में जो है वो खरीफ की फसलों को बो दिया जाता है। तो इसका सही वाला आंसर कौन सा हो गया? बी वाला, जून जुलाई में इसको बो दिया जाता है। ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर जून जुलाई हो गया। अच्छा, यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें देखिए कौन कौन सी आती हैं? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडवा, तिल, सोयाबीन, ये सब क्या है? ये मेरी खरीफ की फसल के अंदर आती हैं। देखिए कौन कौन सी? धान, मतलब ऐसी फसलें जिनको पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, ये वाली फसलें वो हैं जो चौमासा में बोई जाती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडवा, तिल और सोयाबीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, जायद की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? तो जायद की फसल के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये जो बोई जाती है जो मई जून में यहाँ पर बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में इसको बो दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, जायद की फसलों को मई जून में बो दिया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। मतलब ये वो वाली फसलें हैं जिनको इनको कब बोया जाता है? मतलब रबी की फसल काट लो और जायद खरीफ की फसल के बीच में, रबी और खरीफ की फसल के बीच में इनको बो दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी? देखिए राई, मक्का, ज्वार, जूट, ठीक है, ये सब कौन सी होती हैं? अच्छा गाइस, इनको और भी बोलते हैं, ये वाली जो फसलें होती है ना ये मोस्टली वो वाली फसलें होती हैं जिनको व्यक्ति खुद नहीं खा पाता एकदम से। मतलब जैसे बहुत सारा गन्ना उगा दिया 50 बीघे में, तो गन्ने से पैसे ही आएगा। ठीक है, तरबूज, खरबूज, और जी यहाँ पर चाय, जूट, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये सब जायद की फसलें ही कही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूरे 40 है गाइस, आप हल्के में मत लेना। अब देखो गाइस, कृषि विधियाँ आ जाती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशम कीट पालन का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो रेशम के जो कीट होते हैं वो किस में होते हैं? सेरीकल्चर उनको कहा जाता है, मतलब सेरीकल्चर में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, आप इनकी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट, सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो मधुमक्खी पालन जो होता है उसको बोलते हैं एपीकल्चर, यानी कि फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मत्स्य पालन का अध्ययन यहाँ पे क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जिसमें हम यहाँ पे करते हैं तो उसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि सेकंड वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूल जो होते हैं गाइस, जो बेसिकली सारे के सारे फूल इसमें कवर हो जाते हैं, तो फूलों का जो अध्ययन है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, यानी कि थर्ड वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर की खेती का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं या उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो विटिकल्चर के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। पहला वाला इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहा है कि केंचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए जो केंचुआ होता है उसका अध्ययन कहलाता है वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो इसको किसान का मित्र भी बोलते हैं केंचुए को। तो 19 का आंसर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फल जो होते हैं उनको बोलते हैं हम यहाँ पे पोमोकल्चर। ठीक है, तो पोमीकल्चर जो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो सब्जी होती हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ओलेरीकल्चर, यानी कि थर्ड वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फलों का अध्ययन पोमीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। बागवानी फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो बागवानी जो फसलें होती हैं उसका जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला। तो तीनों के तीसरे आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कह रहा है कि सर पौधों में जल में पौधों मतलब जल में उगने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पौधे पानी में उगते हैं उन पौधों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस ये विभिन्न प्रकार जो कृषि हैं उनकी विधियाँ हैं ये मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो क्रांतियाँ हुई हैं कृषियों को लेकर के, उन क्रांतियों का क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता है सर हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 1967 में ये आई थी। अभी हमने दिखाया MS स्वामीनाथन, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए श्वेत है सफ़ेद, तो सफ़ेद तो केवल दूध ही होता है, तो यहाँ पर दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है जो नीली क्रांति है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध हो जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे दे रखा होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, ये रहा मत्स्य उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो भूरी क्रांति है आप सभी को पता है जो भूरी क्रांति है उसका संबंध किससे हो जाता है? यहाँ पे उर्वरक उत्पादन से हो जाता है। तो 26 का दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध होता है गाइज यहाँ पे अंडा उत्पादन से। ठीक है, तो तीसरा आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बायोडीजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है, देखिए लाल क्या होता है? लाल टमाटर होता है और मांस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मसाला उत्पादन से। ठीक है, ये वाला देखो मसाला उत्पादन से फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फल उत्पादन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला, नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, कुल खाद्यान्न उत्पादन में मतलब जो केवल खाने की चीज़ें होती हैं उसमें कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर आता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, उत्तर प्रदेश, यानी कि फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कुल दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो दलहन, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 37, तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर भी है दूसरा वाला मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मोटा अनाज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मोटा अनाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान सही आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। 39 देखेंगे, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है, थर्ड वाला। 40 देखेंगे, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस ये जो पहल थी ज्ञान रिसर्च सेंटर की ओर से, मेरी नाम भूपेंद्र सैनी है। आप यहाँ पे जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।